हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों? आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छे से जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास में हम फिर से मैथ की एक बेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं मैथ के रूप में। ठीक है ना, जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। चरण और रजत का वेतन, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है। ठीक है बच्चों, 5:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3,000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात जो है 6:5 हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? अच्छा, तो पूछ रहा है तो चरण का प्रारंभिक वेतन, ठीक है, चरण का प्रारंभिक वेतन जो है बच्चों वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए चरण का प्रारंभिक वेतन हम ज्ञात करते हैं। देखिए, ये चरण है और ये रजत है। ठीक है बच्चों, अच्छा ये दिया हुआ है आपका रेशियो कितना, 5:4। ठीक है, और उसके बाद जो है बच्चों ये जो अनुपात है उसमें वृद्धि कर दे रहा है। ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब ये तो है उसका क्या प्रारंभिक है ना, तो के वेतन में 3,000 की वृद्धि होने के बाद वो नया वेतन, तो ये प्रारंभिक वेतन है, उसका रेशियो है। और ये बाद का रेशियो मैं अब लिखने जा रहा हूँ, बाद का वेतन। ठीक है ना। चलिए ये देखिए, चरण रजत का जो रेशियो बनता है वो 6:5 बनता है। ठीक है ना। अब देखिए, कहता है 3,000 रुपये पे बच्चों, तो रजत का वेतन जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये चरण का वेतन हो गया और ये रजत का। ठीक है ना, ये अनुपाते निकल गया। अच्छा, पूछता क्या है, चरण का प्रारंभिक वेतन कितना होगा। तो देखिए, जब चरण का प्रारंभिक वेतन पूछा है बच्चों, तो चरण का प्रारंभिक वेतन हम नहीं निकाल सकते हैं, कितना दिया है 5, और इसका 3,000 जो बढ़ोतरी है कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15,000। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, बहुत ही सिंपल सवाल है। 15,000 जो है उसका प्रारंभिक वेतन होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए बच्चों, पहले उसका वेतन 5:4 था जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम में बस भरवाने के लिए देता है। बड़े बड़े क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए, नया वेतन जो हो गया है, तो हमने चरण और रजत का नया वेतन 6:5 था, तो चरण का 5 हो जाएगा क्योंकि ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। अच्छा, तो ये 5:6 हो गया, यानी चरण का वेतन 5 हो गया, और उसने पूछा चरण का प्रारंभिक वेतन, तो प्रारंभिक वेतन पे इसका 3,000 रुपये की वृद्धि होती थी, तो चरण 5 अगर इकाई पाता था तो 5 जो पाया है ये चरण, उसका 3,000 अगर बढ़ोतरी हुआ है तो कितना रुपये की बढ़ोतरी प्रारंभिक वेग हो गया बच्चों, तो 3,000 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका प्रारंभिक जो वेतन था उसमें ये पता चल जाएगा कि उसकी बढ़ोतरी में कितना तनख्वाह होती है। ठीक है ना। चलिए
मतलब वो कितनी सैलरी उसकी बनती है। ठीक है, तो बस बच्चों ऐसे निकालते हैं क्वेश्चंस को, घबराना नहीं है, अच्छे से देखना है। ठीक है ना, इसे आप लिख सकते हैं वृद्धि के बाद वेतन। ठीक है ना, इसे आप वृद्धि के बाद वेतन, इनका ये रेशियो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं अच्छे से। आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैं यही सब लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये सब। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अच्छे से देखिएगा और अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 का क्यूब प्लस 128, 128 के पावर 4 भागे 8, भागे 8 के पावर 12 इज इक्वल टू 2 के पावर क्वेश्चन मार्क भागे 512 का स्क्वायर गुणे 4 भागे 16, भागे 16। ठीक है बच्चों, इतना जो है आपको दिया होगा। ठीक है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं। ये देखिए यही मान पूछा है, क्वेश्चन मार्क है ये। ठीक है ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे? ये हो जाएगा आपका कितना, 2 2 4, 2 के पावर 6 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 7 के पावर 4, भागे ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब और भागे पावर 12 इज इक्वल टू 2 के पावर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, इसको रहने देते हैं। अच्छा, ये हो जाएगा 2 के पावर कितना, दोनों, ठीक है ना, और इसके स्क्वायर गुणे 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर भागे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है बच्चों, सबके पावर मैंने लगा दिया, और देखिए एक चीज, बेस मेरा सबका सेम है। ठीक है ना, मैं यहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूं बेस, यानी कि आधार। जब आधार समान हो तो हम बस ऊपर की संख्याओं को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, आइए ऊपर की संख्याओं को जोड़िए। 6 का 18, 2 के पावर 18, ये हो गया, प्लस 7 दूनी 7 चौका 28, 2 के पावर 28 भागे बात आई 36 इज इक्वल टू 2 के पावर क्वेश्चन मार्क भागे 2 9 18 गुणे 2 के पावर 2 भागे 2 के पावर 4। इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों? बताइए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब क्या करना है बच्चों, जब पावर सेम है तो हमें कुछ करना ही नहीं है, बस ऊपर की संख्याओं को जोड़ देना है। देखिए, अब देखिए अगर हम ऊपर की संख्याओं को जोड़े तो कितना होगा, आप ही बताइए। अगर हम ऊपर की संख्याओं को जोड़े तो कितना होगा, जोड़िए। अब देखिए मैं इसको कैसे जोड़ूं, इसको जोड़ते हैं। देखिए ये ब्रैकेट में है, ये 18 प्लस 28 भागे है तो माइनस 36। देखिए कैसे करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। इज इक्वल टू 2 के पावर क्वेश्चन मार्क, तो ये क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए, और ये भागे है तो माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18, गुणे है तो प्लस हो जाएगा, और भागे है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। अब जब बेस समान है बच्चों तो हम इसका बस पावर ले लेते हैं, 18 प्लस 28 माइनस 36 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 18 प्लस 2 माइनस 4। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 के 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 46 और 36, मतलब ये 10 हो गया। ठीक है ना, ये आप घटा के देखिए 10 हो गया, और ये कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क माइनस, और ये 2 है ना, ये हो जाएगा -16 -4 इज इक्वल टू
16 4 20 -20 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसे मिटा करके 20 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये हो गया -20। अच्छा, तो अब मेरा देखिए यहीं पे अगर क्वेश्चन मार्क निकालता हूँ तो पहले 10 लिखूँगा और फिर ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि +20 हो जाएगा। इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 30। यही मेरा आंसर है। यहाँ की जगह हमारा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। अच्छे से एकदम शांत दिमाग से करना है, कुछ नहीं है। अगर आधार यानी बेस जो है वो समान दिया हुआ है तो हम उनके पावर को जोड़ते या घटाते हैं। अब देखिए नियम क्या है, अगर भागे है तो माइनस करिएगा और अगर कहीं गुणे दिया है तो प्लस करिएगा, और बाकी प्लस और माइनस अगर दिया है तो उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पावर में यही होता है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए ये एग्जामिनर क्वेश्चंस देता है ताकि आप लोग इसमें उलझे रहें, ठीक है ना। लेकिन हमें उलझना नहीं है, तुरंत उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि 5450 को 12.5 % प्रति वर्ष की दर से, क्या कह रहा है, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा किया जाता है तो कितने वर्षों में यह, तो कितने वर्षों में क्या, कितने वर्षों में यह 8175 हो जाता है। कितना हो जाता है 8175 हो जाता है। ठीक है ना, देखिए मूलधन सॉल्यूशन में देखिए, मूलधन यानी P इज इक्वल टू 5450 है, R इज इक्वल टू 12.5 है, SI हमारा कितना हो जाएगा, तो 8150 यानी अंतिम माइनस प्रारंभिक, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है ना, अच्छा तो माइनस कितना हो जाएगा 5450। ठीक है ना, अब हमारा SI निकल करके आ गया, घटाइए इसमें से 5450 एकदम अच्छे से घटाइएगा, ये 5 2 और ये कितना हो गया 7 4 11 यानी 7, और ये हो गया 2। ठीक है ना, 2725 हमारा निकल के आ गया SI। ठीक है ना, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना, अच्छा SI इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ये देख लीजिए। SI इक्वल टू होता है PNR/100। अब आप कहेंगे ये क्या है PNR, तो देखिए P हमारा होता है मूलधन, R हमारा होता है रेट मतलब दर, ठीक है ना, दर, और N हमारा होता है समय, इसको T भी कहते हैं और ये भी कहते हैं बच्चों। अच्छा, माना कुल धन बराबर यस है। ठीक है ना, कितना है बच्चों, कुल धन हमारा जो है वो कितना है, तो वो S है। ठीक है ना, नहीं S नहीं है, हमको तो N निकालना ही है, हाँ S नहीं, N हमें निकालना है क्योंकि N हमें नहीं पता है। ठीक है बच्चों, अच्छा मूलधन गुणे दर गुणे समय, अच्छा निकालिए। ऐसा ही हमारा कितना दिया हुआ है 5450, नहीं 2750, तो देखिए 2750 आ गया बराबर, अब ये देखिए मूलधन हमारा कितना है 5450 गुणे 12.5 गुणे N, यही तो है, तीन चीजें हैं। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है और बटे में क्या है बच्चों, तो ये भी जान लीजिए 100। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए दिया है
अच्छा बच्चों, इसके परसेंटेज को अगर मैं हटा दूं तो कितना हो जाएगा ये देखिए पहले। ये हो जाएगा 2750 इज इक्वल टू 5450 गुणे 125 गुणे n और बटे में है 100। और जब इसका पॉइंट हटाए हैं तो ये एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा, हो जाएगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू मल्टीप्लाई जब करेंगे आप बच्चों तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 68 12 50, ये आ जाएगा। और ये हो जाएगा 27 1 2 3, ये हो गया। तो n इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 1 2 3 4 और बटे में 68 12 50, ठीक है ना। क्यों किया मैंने बच्चों, ये देख लीजिए, कैलकुलेशन की चीज़ है। 3 जीरो है, इसमें आगे बढ़ा देंगे। क्यों, पहले 100 था लेकिन हमने क्या किया, इसमें देखिए इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसमें 10 से गुणा कर दिया, इसमें भी 10 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो जब हमने इसमें 10 में गुणा किया तो ये पॉइंट हट गया और इसमें जो है एक जीरो बढ़ गया, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ रही हैं, मैं एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अच्छा, जब इसको काट दिएगा बच्चों तो आपका जो n आएगा वो आएगा 4%। कितना आएगा बच्चों, तो 4%। आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, आप लोग इसको भाग दे करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलें, कहीं कोई गलती तो नहीं। 27 25, यहाँ 27 25 होगा ना, या सही की जगह ये कैसे आया है, 27 25 है और यहाँ पे सही करना होगा 27 25। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 27 25, 27 25 1 2 3, ठीक है ना। 27 25 1 2 3, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 27 25 1 2 3, ठीक है ना। और इसको काटिएगा तो आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जो निकला है हमारा ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है बच्चों। तो इसको काट के आप लोग देख लीजिएगा, जो भी होगा आपका मान वो 4% आ जाएगा। चलिए मैं इसे मिटाता हूँ अब अच्छे से देख लीजिएगा इसको गुणा भाग करके, क्योंकि यही जो है आपका टाइम लेने वाला है, ठीक है ना। अगर आपने इसे गुणा भाग कर लिया अच्छे से तो आपका समय जो है वो बच जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा काम है आपको बेसिक चीज़ों को नहीं, आपको एक रास्ता दिखाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार प्रिज्म, 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार, व्यास वाले वृत्ताकार प्रिज्म के संपूर्ण भाग में से, के संपूर्ण भाग में से 1/4 भाग निकल जाता है, 1/4 भाग निकल जाता है। अच्छा, 1/4 भाग निकल जाता है तो शेष प्रिज्म का परिमाप कितना होगा, तो शेष प्रिज्म का परिमाप कितना होगा, ठीक है बच्चों, कितना होगा, ठीक है। अच्छा, व्यास यानी कि d बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो पहले तो आप ये जान लीजिए, प्रिज्म का परिधि बराबर होता है पाई इंटू डी, ठीक है ना। इतना होता है पाई इंटू डी, ठीक है ना। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालें r इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बटे 2 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 14, ठीक है ना। ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों,
ये आ जाएगा 14, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारा डायमीटर निकल के आ गया, सॉरी आर हमारा निकल के कितना आ गया बच्चों, तो हमारा जो है त्रिज्या जो है प्रिज्म की वो निकल के आ गई 14 सेंटीमीटर। अच्छा, अब कुल परिधि निकालिए इसकी। कुल परिधि, कुल परिधि हमने बताया अभी, परिधि है पाई डी यानी 22/7 गुणे, और डी का मान कितना है, तो डी का मान है आपका 28, 7 से काट दीजिए, 7 चौका 28 और ये हो गया 88 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताइए आ गई। अब उसने कहा है 3/4, मतलब 3/4 भाग जो है बच्चों यहाँ है, कैसे निकलेगा, 1/4 का मतलब 3/4, कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। ये है, इसमें से अगर 1/4 हिस्सा निकल गया तो बचा कितना, 1/3 का मतलब एक हिस्सा निकल गया तो बटा कितना बचा, कितना 1/4 में से 1/3, ठीक है ना, 1/3 हिस्सा अभी बच गया है। अच्छा बच्चों, तो 1/3 हिस्सा जो बचा है, 1/3 हिस्सा जो बचा है, तो क्या कहा है, 1/4 भाग निकल जाता है किसका, संपूर्ण भाग का। तो प्रिज्म का 1/3 भाग, सॉरी 1/3 भाग नहीं, 3/4 भाग, क्यों 3/4, क्योंकि एक भाग निकल गया, 3 भाग बचा, 4 भाग का हिस्सा था, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ये 4 भाग में से एक भाग निकल गया तो 3/4 बचा, तो 3/4 हिस्सा जो है वो बचा है। और कितना है बच्चों, तो परिधि हमारी निकल के आई थी 88, तो 4 से काटिएगा तो ये आ गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इक्वल टू 22, और 22 में 3 का गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 66, ठीक है ना, कितना आ गया 66। अगर हमें प्रिज्म का परिमाप निकालना है, तो परिमाप मतलब क्या होता है, प्रिज्म का जो संपूर्ण भाग है, ये संपूर्ण भाग है, ये संपूर्ण भाग निकला है बच्चों, तो ये हो गया संपूर्ण भाग, और इसमें जो है हम कहाँ गया, व्यास, व्यास को जोड़ दीजिए 28, कितना आ गया, 8 से 14 के 4 हासिल 1, 6 2 8 1 9, यही है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, ये बातें आपको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, अरे भाई मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि 3/4 भाग कैसे आया। देखिए, ये महाशय कहते हैं 1/4 भाग लेना है, 4 हिस्सा था इसमें, और कहता है ये भाग हमने ले लिया, ठीक है ना। अगर इसने ये लिया है तो ये क्या हो गया, 1/4 हिस्सा इसका ही आता है। अब ये जब ले लिए हैं तो बचा कितना, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3, तो 3 हिस्सा 4 में से बचा है तो 3/4 हो गया, ठीक है ना। 1 2 3 मतलब 3 हिस्सा बचा है कितने में, 4 में, 1 2 3 4 में, तो 3/4 हिस्से में हमने उसका भाग का निकाला जब, तो 66 आया, ठीक है ना। और कैसे निकाला है, अरे भाई 3/4 हिस्से को क्या किया है हमने, उसके कुल परिधि से गुणा कर दिया है, और जो होए काट पीट के निकल दिया है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है बच्चों, चलिए। अच्छा, मैं इसे मिटा दूंगा, तो कुछ नहीं है बच्चों, बस आराम से देखना है और कोई सूत्र नहीं रटना है, बस जो दिया हुआ है उसको आराम से देख करके, जो कह रहा है, जो पूछ रहा है उसे हम निकालते हैं, ठीक है ना, कोई सूत्र नहीं, मैं सूत्र के पीछे आपको भगाऊंगा ही नहीं। चलिए, एक क्वेश्चन है 15/3 गुणे 5, बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन आया हुआ है, -2, अब क्या जान के पूछ दिया है वो मैं नहीं जानता, 8 + 6/2 का मान ज्ञात करिए। अब आप इसको क्या नहीं कर सकते, इसको तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, इसको भाग दीजिए 3 × 5 = 15 यानी 5 × 5 - 2, 8 × 6 = 14/2, ठीक है ना। और आप इसको हटाइएगा तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे गुणे कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो सीधे गुणे कर दीजिएगा, सब में बचेगा, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे भाग दे लीजिए, इसको भाग देंगे तो ये आ गया 7 दूनी 14 यानी 7 × 2 -5 × 5, देखिए मैंने उल्टा कर दिया, यानी 5 × 5 - 2 × 7 से 2 से भाग दिया तो 7 दूनी 14, ठीक है ना, 7 बार आया।
5 5 25 ये आ गया, माइनस 7 दूनी 14 ये आ गया। आपका कितना आ गया बच्चों? तो अब आ गया 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11। यही आपका आंसर है। कुछ नहीं करना था बच्चों, एकदम साधारण वे में करना है, बोर्ड मास की तरह से काम करना है। जो बोर्ड मास का फॉर्मूला होता है उसी पे हम चलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, 45 संख्याओं का औसत 33 है। 45 संख्याओं का औसत, ये औसत का क्वेश्चन है, 33 है। यदि पहली 15 संख्याओं का औसत, यदि पहली 15 संख्याओं का औसत 28 और अंतिम 25 संख्याओं का, और अंतिम 25 संख्याओं का, अंतिम 25 संख्याओं का औसत 35 है। औसत कितना है बच्चों? 35 है। तो शेष यस संख्याओं का औसत, तो शेष यन संख्या का औसत ज्ञात करें। अब देखिए बच्चों, अब जैसे जैसे वो बोला है वैसे वैसे हमको करना है। देखिए कुल संख्या मैं मान लेता हूँ। देखिए अभी कुल संख्याओं का पहले योग निकालिएगा, ठीक है ना। क्या निकालिएगा बच्चों? योग। ये कुल संख्या है तो इसलिए हमने कुल संख्या लिख ली, ठीक है ना। अच्छा ये 45 है, 45 लिख लिया, और गुणे 33 है, 33 लिख लिया। अच्छा इनका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा आपका 1485। कितना आएगा बच्चों? 1485। अब देखिए पहली संख्या का औसत, ये कितना हो जाएगा बच्चों? पहली संख्या का औसत दिया है कितना? 15 गुणे 28, ठीक है ना। ये हो गया आपका 420। कितना हो गया? 420। और दूसरी संख्या का औसत कितना है बच्चों? तो 25 गुणे 35। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, 25 गुणे 35 का करिएगा तो कितना आएगा? 875, ठीक है। कितना आएगा? 875 ही शायद आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ चलिए अब देखिए कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हमारी 1485 है। ये बराबर हो जाएगा कितना? तो इन दोनों का योग 420 प्लस 875 और प्लस n, ठीक है ना, क्योंकि हमें n निकालना है, ठीक है। अच्छा तो अब जब हम इसको देंगे सॉल्यूशन में तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 1485 बराबर, ऐसे कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 5 7 2 9, 5 9 और 8 4 12, ठीक है ना, प्लस n, प्लस है। तो इसका मतलब बच्चों ये का क्या यन है, तो यन इज इक्वल टू 1485 माइनस 1295, हाँ 1295 इतना आएगा, ठीक है ना, 1295। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों? इसको 5 0, 8 2 16 9 और 13 में से 12 गया तो 1, कितना आ गया बच्चों? n इज इक्वल टू निकल के हमारा कितना आ गया? 190, ठीक है। 190 निकल के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे निकला? पहले तो ये कुल संख्याओं का दिया था औसत तो इसका योग निकाला, उसके बाद पहली संख्याओं का औसत दिया था तो इसका योग निकाला, फिर दूसरी संख्याओं का औसत दिया था तो इसका योग निकाला। योग मतलब दोनों का गुणा, ठीक है ना। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या था कि जो कुल संख्या है वो बराबर होती है किसके? पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के, ठीक है ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के, ठीक है ना। तो बस हमने क्या किया, कुल संख्या बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, और निकालना क्या था? यन, उसको भी जोड़ दिया, और तो यन की वैल्यू हमें पता हो गई, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, एकदम सिंपल वे में, कोई फार्मूला नहीं, आपको बस समझाना है मुझे,
फार्मूला रटते रटते हम पागल हो चुके हैं, ठीक है ना बच्चों। तो हमें फार्मूला नहीं रटना है, बस हमें ये जानना है कि पूछता क्या है और करते क्या है, ठीक है ना। हम फार्मूला अगर रटने चलेंगे तो सब कुछ भुला जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन आज का लास्ट देख लेते हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन है बच्चों, ये क्यूब में दिया है 1/8, ठीक है ना, और इसके पावर दिया हुआ है -2, ठीक है। अच्छा, +1/3 और इसके पावर दिया हुआ है बच्चों -3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। और एक दिया है +1/5 और इसके पावर दिया हुआ है -3। अब देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगने वाला है, लेकिन अगर आपने समझा है तो क्या है, ये माइनस 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 दिया है तो हमको यही प्लस पॉइंट है। देखिए कैसे, ये है क्यूब, ठीक है ना, ये बता दिया कि ये क्यूब पूछ रहा है। अब देखिए ये 1/8 है, सीधे इसको 1 को हटाइए, 8 के स्क्वायर कर दीजिए। अब माइनस हट गया, क्यों? क्योंकि 1/8 था तब माइनस लगा था, और जब हमने बटे को हटाया है, मतलब बटा जो लगता है 1 बटे या 2 बटे, जो भी बटे में लगता है उसको अगर पूर्णांक में हम करते हैं तो उसका माइनस हट जाता है पावर का, ठीक है ना। तो ये हट गया पावर। अब इसको भी पूर्णांक कर दिया, 3 हो गया, और इसके पावर 3 हो गया, +5 के पावर क्या हो जाएगा तब 3 हो जाएगा। इसको पूर्णांक करिए, इसको क्या करिए, इसको पूर्णांक कर दीजिए, हो गया। अच्छा, यही नियम है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करिए, अब इसको सॉल्व करिए, 8/64 ये क्यूब है, और ये 3 त्रिके 9 त्रिके 27, और ये कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 25 125। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए तो जरा, आइए जोड़ते हैं। 5 × 5 = 10, 2 = 12, 12 4 13 14 15 16, 16 का 6 हासिल 1, ठीक है ना। 3 2 5, 3 2 5, 5 10 1 11 के 1 हासिल 1, यानी कि 116। कितना हो गया बच्चों? तो ये आपका आ गया 116। और आपको पता होगा कि 116 किसका क्यूब है, किसका क्यूब है बताइए। तो 116 जो है बच्चों 6 का क्यूब है। कितना क्या? 6 का क्यूब है, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो यही हमारा आंसर है कि 6 का क्यूब है। तो जब क्यूब हमारा लगा हुआ है तो हम क्यूब को हटा देंगे, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? एकदम बेसिक तरीका है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं अभिराज आपसे इजाजत लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूं उसको देखते हैं बच्चों। कहता है बियर आर स्कैरी, ठीक है ना, बियर आर स्कैरी, बियर आर स्कैरी, ठीक है। और बियर आर स्कैरी को कहता है, क्या कहता है? ये कहता है लो रे गा, ठीक है, ये लिख देता है। अच्छा, लो रे गा लिख देता है। किंग्स आर हंग्री, दूसरा देता है आपको किंग्स आर हंग्री, ठीक है बच्चों। इसको क्या लिखता है? इसको लिखता है सा गा पा, ये लिखता है सा गा पा, ठीक है। ये कोडिंग भाषा होती है बच्चों, ठीक है। और फिर कहता है किंग्स विल डाई, ये कहता है किंग्स विल डाई, और इसको लिख देता है सो डू पा, सो डू पा, ठीक है बच्चों। और आपसे पूछ देता है हंग्री को क्या कहेंगे या क्या लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, ये मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं आज फिर से बताता हूँ। देखिए, पहले तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर हम आपको समझाने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं कि हम नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना कैसे है।
पहले 1 और 2 में कॉमन ढूंढिएगा। देखिए ये है कॉमन और कुछ कॉमन तो है नहीं, ठीक है ना। तो 1 और 2 में इसमें कॉमन कौन सा है, तो इसमें देखिए ये कॉमन। बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये पता चल गया बच्चों, इसका मतलब R जो है वो हमारा कौन सा कोड हो गया, तो GA हो गया। इतनी बातें पता चल गई। अच्छा अब देखिए इसमें किंग्स हमारा, देखिए 2 और 3 में किंग्स है, ठीक है ना। क्या है, किंग्स है, कॉमन है, तो जाहिर सी बात है इसमें कॉमन होगा PA, और तो कुछ कॉमन है नहीं, मतलब किंग जो हमारा है, किंग जो हमारा है बच्चों वो हमारा हो जाएगा PA। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए हमें ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये हमें बाकी है, मतलब किंग्स का हमने जान लिया PA है, R का हमने जान लिया GA है, तो क्या हंगरी का हम नहीं जान सकते। देखिए हंगरी। अब देखिए इसमें कौन सा कोड बचा हुआ है, कोड यही बचा है ना, एक 3 लेटर और 3 वर्ड हैं और 3 इनके कोड हैं, तो 2 का तो पता हो गया, और ऐसे जो बचा है वो हंगरी का है, ठीक है ना। हंगरी का ये है कोड, तो हंगरी का कोड हो जाएगा ऐसे, और हम यहाँ पे SA हंगरी का कोड बता देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से पता करते हैं बच्चों कि कैसे किसी चीज़ को फाइंड किया जाता है कॉमन लेकर के। पहले और दूसरे में कॉमन कौन है, दूसरे और तीसरे में कॉमन कौन है, पहले और तीसरे में कॉमन कौन है। इस तरह से पहले इसको चेक करिए, फिर इसको चेक करिए, और फिर इसको भी चेक करिए, इसमें कौन से कॉमन है। उन कॉमन को देख करके इस कॉमन को मिलाइए और उसी को उस पे सामने लिख दीजिए, और वही आपका कोड बन जाएगा, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। चलें आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। BZADYC, BZADYC, FXE, अगला है HWG, ठीक है ना। तो अब ये बताना है आपको कि आगे क्या होगा, ठीक है बच्चों, आगे क्या होगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं, इसको इससे ले जाइए, इसको इससे ले जाइए, इसको इससे ले जाइए। देखिए क्या बनता है, ये देखिए ABC +2 हुआ, B से D हुआ +2 हुआ, और Z से Y हुआ -1 हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए इससे ये, इससे ये, इससे ये, यहाँ देखिए +2 -1 +2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। D है E, F हो गया, Y में 1 घटाया X हो गया, C में 2 जोड़ा E हो गया। अब फिर इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, +2 -1 +2, F है +2 जोड़ा तो H हो गया, ठीक है ना। X है 1 घटाया तो W हो गया, E है 2 जोड़ा तो G हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए +2 -1 +2, अब क्या हो जाएगा, H में 2 जोड़िए, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका J, ठीक है, और W में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा V, ठीक है ना। और G में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, G 7 पे होता है, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 मतलब I, ठीक है ना। यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों, आपका आंसर ये है, ठीक है, JVI, ठीक है। कैसे निकला ये पैटर्न हमने आपको बताया, ये 2 प्लस हो रहा है, ये -1 हो रहा है, ये फिर +2 हो रहा है, ठीक है ना, ये -1 और ये +2, ठीक है ना। ऐसे पैटर्न पे ये काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ जाए बच्चों। अगर आपने ये प्रैक्टिस किया है तो आपको अच्छे से आ जाएगा, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है बच्चों तो आपको ये समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए 16
लड़कियों की पंक्ति में जब सीमा को 2 स्थान बाएं खिसकाया जाता है, सीमा को 2 स्थान बाएं खिसकाया जाता है, बाएं खिसकाया जाता है तो वह बाएं छोर से 7वीं हो जाती है, तो वह बाएं छोर से 7वीं हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? बाएं छोर से वो 7वीं हो जाती है। तो पंक्ति के दाएं छोर से, तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले का वाला स्थान क्या था? उसका पहले वाला स्थान क्या था? ठीक है बच्चों, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये रैंकिंग का क्वेश्चन पूछ दिया था बच्चों, और इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, मतलब बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। आइए ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक लाइन खींचिएगा, ये है आपका राइट, ये है आपका लेफ्ट। कहता है 16 लड़कियों की पंक्ति है। ये लाइन जो है पूरी x मान लीजिए, x बराबर 16, ठीक है ना। x मतलब कुल लड़कियों की संख्या, मैंने आपको बताया था, क्योंकि फॉर्मूला बनता है आपका x = a + b - 1, ठीक है ना, a + b - 1, ठीक है। अच्छा, x क्या होता है? कुल लड़कियों की संख्या होती है, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, और -1, ठीक है। चलिए, 16 लड़कियों की पंक्ति में जब सीमा को 2 स्थान बाएं खिसकाया गया, यानी अगर वो दाएं यहाँ थी और 2 स्थान यहाँ खिसका दिया गया, तो ये दूरी जो है बच्चों वो 2 स्थान की हो गई, और यहाँ 7वां अगर हो रही है तो यहाँ 9वां हो जाएगी, ठीक है ना। ये 7वां अगर होती है यहाँ पे खिसकाने के बाद, देखिए कह रहा 7वीं हो जाती है बाएं खिसकाने के बाद, तो भाई बाएं तो खिसका दिया हमने, राइट से लेफ्ट खिसका दिया, लेकिन 7वें स्थान पे अगर बैठी है और 2 स्थान खिसकी है तो ये स्थान जो है वो 9वां हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो पंक्ति के दाएं छोर से, मतलब दाएं छोर से उसका पहले वाला स्थान, मतलब यहाँ तक का स्थान पूछा है, ये वाला। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमको ये तो बता दिया है 7वां स्थान हो गया है, लेकिन हमें यहाँ तक की दूरी जाननी होगी, तभी तो हम इसको फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ तक जानने के लिए क्या है, 7 ये दिया हुआ है और 2 ये, मतलब इसका स्थान 9वां हो जाएगा। तो यानी a = 9 होगा यहाँ तक के लिए, ठीक है ना। ये a = 9 हो गया, और हमें b निकालना है, ठीक है बच्चों। और x की वैल्यू दी हुई है 16, कुल लड़कियों की संख्या। a की वैल्यू हमारी कितनी है? तो 9, और प्लस में हमको निकालना है b -1। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करिए। 16 = ये 9 में से 1 गया, 8 + b, तो b = 16 - 8, और b = 8, यानी कि उसका जो स्थान है बच्चों वो कितने पे है? पहले उसका स्थान 8वें नंबर पे था, ठीक है ना। और वो बाद में घिसक करके कितनी चली गई थी? तो 6वें नंबर पे चली गई थी, ठीक है ना। बात समझ में आई? उसका राइट से ये स्थान बता रहा है, ठीक है ना। यहाँ से लेफ्ट में उसका 7वां स्थान तो हो गया, लेकिन अगर राइट से पूछता है तो उसका स्थान जो है 8वां है, ठीक है बच्चों, वो भी पहले का। तो कैसे ज्ञात करते हैं, आपको ये पता चल गया। चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा, ठीक है ना। चलिए, 3x.IBO एक क्वेश्चन है बच्चों। 3x.IBO
BO ऐसे करके दिया हुआ था। #F45 #F45 $1K2 $1K2, ठीक है। 8 परसेंटेज Z में विशेष चिन्हों को हटाने पर, विशेष चिन्हों को हटाने पर, विशेष चिन्हों को कह रहा है कि अगर हटा दें तो यक्स के दाएं से 10वें स्थान पर, हटाने पर यक्स के दाएं से 10वें स्थान पर क्या होगा। आइए, अब आप घबराइएगा मत बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। कह रहा है विशेष चिन्हों को हटाना है। देखिए 3 है, x है, I है, B है, O है, F है, 45 है। क्यों ये हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ। 1 है, K है, 2 है, 8 है, R है, 8 है, Z है। देखिए ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ठीक है ना। मतलब यही तो स्पेशल चिन्ह है, ठीक है। अब क्या कहता है x, तो x हमारा यहाँ है, और क्या कहता है यक्स के दाएं से 10वें स्थान। इसका दायां कौन होगा बच्चों, तो इधर होगा, ठीक है ना। ये होगा राइट, ये है लेफ्ट, तो दाएं 10वें स्थान मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है बच्चों 10वां स्थान। अब इसको नंबरिंग करके देख लीजिए, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, और यही है आपका 10वां स्थान, ठीक है ना। 10वें स्थान पे आपका 8 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 8, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ जाएं। तो कुछ करना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान देना है बस कि वो पूछ क्या रहा है और हमको करने के लिए क्या रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आ रहे हैं जो आपको बस कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज करेंगे। चलिए घोस्ट ईएटर, ये दिया है घोस्ट, ये दिया है ईएटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, घोस्ट को लिखता है VVSM, VVSM, घोस्ट GO, घोस्ट, ठीक है ना, MM। अच्छा, इसको ऐसे लिखा, और ईएटर को क्या लिखता है THXF, ये लिख देता है। अच्छा, तो पूछ रहा है हैंड्स, हैंड्स को पूछ रहा है बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ मैं हैंड्स, हैंड्स को बताना है। अब बताइए कि इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो कैसे ये कोड है फाइंड आउट करना होता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए G से इसको देखिए और इसको देखिए, ऐसे क्लास में देखिए, ये देखिए क्या हो रहा है, T है PQRS T UV +2 हुआ है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, यस है, V हो रहा है, तो यानी +3 हो गया। ये क्या हो गया, O PQRS +4 हो गया। अच्छा, ये सीरीज देखिए तब ऐसे ही चलेगी, +2 +3 +4 +5 +6, इसको चेक करिए। G7 होता है और साथ में 6 जोड़ेंगे तो 13 होता है, 7 6 13 का मतलब M, ठीक है ना, आ गया। तो इसका मतलब ये भी ऐसे ही आया होगा, देखते हैं। ये +2 है, ये +2 3 है, +4 है, +5 है, +6 है। E होता है 5 पे, 6 5 11 आना चाहिए, 11 पे K होता है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब ये सही है, यानी कि सीरीज ऐसे जा रही है और +2 +3 के सीरीज में जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे करिए, ऐसे करिए, यहाँ लिखिए +2, फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, यहाँ लिखिए +3,
फिर ऐसे करिए, ये हो गया +4 और ये हो गया +5, ये हो गया +6। अब देखिए ये क्या है, h है, 8 है, 8 6 14, 14 पे आता है n, ठीक है ना, ये हो गया n। अच्छा उल्टा लेके चल रहे हैं, a में 5 जोड़ेंगे तो a 1 नंबर पे होता है और 5 6 नंबर पे, तो 6 पे क्या हो जाएगा, 6 पे क्या होता है, f होता है ना, तो हम f लिख देंगे, ठीक है बच्चों। n हमारा 14 पे होता है, 4 जोड़िए, 14 4 18, 18 पे क्या होता है, 18 पे हमारा r होता है, ठीक है ना। चलिए r हो गया। फिर d है, d में 3 जोड़िए, d 4 पे होता है और ये 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 G7 होता है, ठीक है। अच्छा यस में 2 जोड़िए तो u हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों u हो जाएगा, यस 19 होता है और 2 जोड़ेंगे तो 21 होगा और u हमारा 21 पे होता है, तो यही हमारा आंसर है बच्चों, दिख रहा है UGRFN, ठीक है ना। UGRFN जो है यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं मिटा देता हूँ। तो कैसे पैटर्न बना है ये आपने सीख लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फंडा है वो ज़्यादा इस समय चल रहा है, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत, बस अच्छे से इसको सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। अच्छा चलिए, 3 मित्रों का वजन 4 3 5, 3 मित्रों का वजन 4:3:5 है, ठीक है। अच्छा के रूप में है, के रूप में है। अच्छा यदि उनके वजन का योग 192 kg है, यदि उनके वजन का योग 192 kg है तो सबसे हल्के और कम वजन वाले मित्र का भार कितना होगा। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते कैसे हैं। देखिए जब उनका योग दे दिया है तो हमको तीनों को निकालना होगा। देखिए अगर हम इनका तीनों का तीनों मित्रों का औसत या औसत लिख दीजिए, औसत मान 4x 3x 5x मान लिए, ठीक है ना। अच्छा 4x 3x 5x हमने इनको मान लिया। अब इनका योग, तीनों का योग बराबर 4 3 7 7 5 12x, ये हो गया 12x, 5 5 4 9 10 11 12x, ठीक है 12x हो गया बच्चों। अच्छा ये इनका योग है और इनके योगों को दे रहा है वो 192 kg, तो 112x जो है बच्चों वो बराबर है 192 के, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो x बराबर कितना हो जाएगा 192/12, ठीक है ना। अब इसको काटिए, इसको देखिए काट के, 12 कम 12 दूनी 24 यानी 12 कम 12 12 और 7 19 और 12 छक 72, ये 16। यक्स का मान निकल के आ गया हमारा, ठीक है ना। ये हमारा यक्स की वैल्यू आ गई है बच्चों, ये यक्स इज इक्वल टू हमें पता चल गया है। और सबसे कम या सबसे हल्का दोस्त उसका कौन सा है, 3x है। आइए तो 3x जो है उसका हल्का है, यक्स की वैल्यू 16 है तो हम रख देंगे 3 × 16। अब कितना आ गया 16 × 48 kg, यही है सबसे हल्के दोस्त का मान, ठीक है बच्चों। आंसर कुछ किया हमने, क्या किया,
इनके योग निकाल लिए जो इनका औसत दिया था, और इनका योग पहले से दे रखा है। ये औसत का योग है बच्चों, और ये इनके वजनों का योग है, ठीक है ना, भार का योग है। तो ये बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। इनके औसत का जो योग है इसके बराबर हमारा इनके भार का योग, और उसके बाद हमने यक्स की वैल्यू फाइंड कर ली और उसको क्या किया, यक्स में पुट कर दिया, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है बच्चों, जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उस क्वेश्चंस के पैटर्न को समझिए और उसी पे आधारित अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैंने आपको बताया, और इतने आसान आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, लेकिन बस समझने की बात है। अगर बच्चे समझ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। चलिए, उष्ण हिमतोष अल्पभाषी, उष्ण हिमतोष और क्या है, अल्पभाषी, अल्पभाषी। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए, उष्ण जो होता है गर्मी होता है, हिमतोष मतलब हिम मतलब पर्वत वाला हिम, ठीक है ना, यानी कि बर्फीला होता है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है ना। ज़्यादा बोलने वाला यानी क्या बोलते हैं उसको, ये कम बोलेगा, तो इसको आप अच्छे भाषा में लिख सकते हैं स्पष्ट, स्पष्ट भाषी, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, स्पष्ट भाषी। यही आपका आंसर है, ये याद कर लीजिए, आपके ऑप्शन में ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसी तरह से करना है। अच्छा, दूसरा मैं देख लेता हूँ, यकृत हेपेटोलॉजी। एक क्वेश्चन और है बच्चों, इसको देखिए, यकृत हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी। अच्छा, इसको कहता है ये मानव सौंदर्य, मानव सौंदर्य। अब इसको क्या कहता है बच्चों, ये आपको जानना है। देखिए, यकृत को हिपैटोलॉजी कहते हैं, तो मानव को जो सुंदरता होती है मानव की, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, तो उसको कहते हैं कैलोलॉजी। क्या कहते हैं, कैलोलॉजी, कैलोलॉजी, ठीक है ना। इसको भी याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, अब मैं इसे मिटा दूं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, चौदह 49 30 225, 14 49 24 130 30 225 30 225, ठीक है ना। अच्छा, अब बताइए बच्चों, इसमें क्या होगा। देखिए, इसमें कह रहा है कौन भिन्न है, इसमें कहता है कौन भिन्न है, ये बताना है आपको, मतलब कौन सा अलग है। देखिए, ये हो क्या रहा है, इससे कैसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। देखिए, 49 है, 49/2, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 7 हो गया। 7 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 49, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, निकल के आ गया। देखिए, 7 7 49। इसको देखिए, 24 है, 24/2 12 आया, और 12 का स्क्वायर करें तो 12 बढ़िया 144 आना चाहिए, लेकिन 130 आ रहा है, यानी कि यही अभी लगता है भिन्न है, ठीक है ना। इसको चेक करिए, 30 है बटे 2 है, आ गया 15,
और इसका स्क्वायर करिए, 15 15 या 225। देखिए ये भी आ गया। इसका मतलब यही है जो हमारा भिन्न है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई। कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक रिलेशन दूसरे रिलेशन को फाइंड आउट कर लेता है तो हम ये जान लेते हैं कि ये इसका ये है, सही है, ये भी इसका फाइंड आउट कर रहे हैं तो सही हो रहा है, क्योंकि 30 को भाग दे रहे हैं 2 से तो 15 आ रहा है और 15 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 225 आ जा रहा है, यानी कि ये दिया हुआ है। लेकिन यहाँ 24 को भाग दे रहे हैं तो 2 से 12 आ रहा है और 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन वो 130 आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब यही भिन्न है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यदि ये दिया है, ठीक है ना बच्चों, क्या दिया है? ये दिया है और 63 41 को क्या लिखता है? 33। तो किसको फाइंड आउट करने के लिए करा है? 94 82 इज इक्वल टू कितना होगा? पहले तो हमें इसका रिलेशन ये पता करना होगा, इसका रिलेशन ये पता करना होगा, तभी इसका रिलेशन हम ये बता सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए देखते हैं पहले इसका क्या है। ये देखिए 8 है -4 है तो कितना हो गया? 8 में 4 गया 4। ये 7 72 है तो 7 - 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? तो 5। अब इसी को लिख दिया है ये यहाँ उठा करके 5, यही 5 यहाँ उठा के लिख दिया है। ठीक है ना। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए बच्चों, जब इतनी बातें समझ में आ गई तो अब इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। 4 में से 3 गया 1 और 4 में से 1 गया 3, तो क्या ये सही है? 33 आना चाहिए, कहीं कुछ गलत है क्या? 63 41 है, यहाँ 63 41 है। ठीक है ना, ये 63 41 है बच्चों, माफ़ करिएगा। देखिए 6 में से 3 गया 3, ठीक है ना, और 4 में से 1 गया तो 3। ठीक है ना, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 94 है तो 94 का 9 - 4 इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। ठीक है, क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तो जाहिर सी बात है 5 आएगा। और अगर 82 दिया है तो 82 को 8 - 2 करिए, कहाँ से आ रहा है? ये 8 यहाँ है, 2 यहाँ है, माइनस कर दिया। 8 में से 2 गया 6 और यही 6 यहाँ पे रख देंगे तो 56 हो जाएगा। इसका मतलब ये 56 आंसर आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? पहले मान को घटाया तो पहला लिखा यानी 4 आया था, दूसरे मान को घटाएगा तो दूसरा लिख दिया, बस और कुछ कर नहीं रहा है। ठीक है ना, तो पैटर्न को पकड़ना है बच्चों और कुछ करना नहीं है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों, लेकिन आपके समक्ष जब नए नए तरीके से आते हैं ना तो आप कहते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में घबराना नहीं है। चलिए आइए, एक क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये ऐसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बोलता है त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये त्रिभुज जो है अगर बीच में लाइन खींची है तो इसको 1 और 2 और इन दोनों को जोड़ के 3 हो जाएगा, ये बताया था। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से ये है, सब में 3 3 है, लाइन बीच में है। ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया? ये और ये, मतलब 3 3 6 3 3 9 3 को 12 त्रिभुज तो ये हो गए, और ये भी है 3
तो ये भी 3 हो गए, मतलब इसके अंदर के 3 और यहाँ के 3, ठीक है ना। 3 त्रिभुज यहाँ बनेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ बनेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ बनेंगे, 3 त्रिभुज यहाँ बनेंगे, मतलब 3 3 6 3 9 3 चौका 12 और 3 5 15। तो यहाँ 12 3 15, पहले तो मैं लिख लिया 15, अब आगे हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं इसे मिटा देता हूँ, मतलब यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों 15, ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए ये ऐसे, ये बड़ा वाला बन रहा है, ये बड़ा वाला इधर से बन रहा है और ये बड़ा वाला इधर से बनेगा और ये बड़ा वाला इधर से बनेगा, मतलब 4 त्रिभुज ये हो गया। 15 4 19 हो गया, 19 हो गया। अच्छा 19 हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें और भी कोई त्रिभुज बन सकता है क्या, और भी कोई त्रिभुज बन सकता है क्या? तो हाँ बन सकता है। देखिए 2 त्रिभुज और बनेगा, देखिए ये वाला, ये वाली लाइन, ये वाली, देखिए एक त्रिभुज ये बनेगा, एक त्रिभुज ये बनेगा, ठीक है। अरे ये सब तो हमने ले लिया है, ये सब तो हमने ले लिया है, ये सब तो हमने ले लिया है, लेकिन हमने अभी ये वाली लाइन का नहीं लिया था, ये वाली लाइन का, ठीक है ना। तो 2 त्रिभुज और बनेगा, यानी 19 + 2 = कितना हो गया? 21। 21 त्रिभुज बनेगा बच्चों, ठीक है ना। यही हमारा आंसर है। कितना? टोटल 21 त्रिभुज। कैसे बना मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ काउंटिंग करके उनको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए बच्चों, जब इतने बातें आपने सीख ली हैं तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। EARAIM कहता है कि ये लिखा गया इसको, ठीक है ना, सॉरी ये इसको ये लिखा गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा? एम को, ठीक है ना, ये पूछ रहा है बच्चों। तो अब ये देखने वाली बात है कि इसको पकड़ेंगे कैसे, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखिए ई है और के है, तो मतलब +6 हो रहा है, ठीक है ना। क्यों? अरे भाई 5, अब 5 में 6 जोड़ेंगे तो 11, 6 5 11, 11 पे के होता है। अच्छा ये जो है क्या हो रहा है? तो -6 हो रहा है, ठीक है ना। अरे ए से पहले जब जाएंगे तो ये 21 आएगा, ठीक है ना। 6 होगा तो 26 में से 6 जाएगा तो 21, क्यों 26? 26 के बाद ये 27वां नंबर आएगा ना जब आगे बढ़ेंगे तो 27 में से 6 जाएगा तो 21, ठीक है। R 18 पे होता है और +6 करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और 18 तो 20 4 24, 24 पे यक्स होता है, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब हम इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? +6 -6 +6, यही तो चल रहा है। तो 1 में 6 जोड़ेंगे 7, मतलब जी I9 होता है, और 9 में से 6 गया तो 3, ठीक है ना, यानी कि सी। और यम 13 पे होता है, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 13 7 20 होता है, लेकिन 19 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जे से पहले क्या आता है? नहीं, T 20 पे होता है ना, तो यस हो जाएगा 19 पे, ठीक है ना। 13 और 6 19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? GCX, यही आपका आंसर है बच्चों। अगर आपने कोडिंग में आपने इनके नंबर याद नहीं किए कि इनका स्थान कितने पे है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है, ठीक है ना बच्चों। तो आप लोग इसका ज़रूर ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको भरमाने के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए 100 - 15 × 3, ये मॉड है। 100 - 15 × 3 +20/4 +20/4
-5 मॉड 8। ठीक है, ये आपको दे दिया है मॉड में करके। अब आप समझेंगे कि ये मॉड क्या है क्या नहीं है, ये सब एग्जाम में मैं छोड़ो, मैं नहीं करूँगा। लेकिन नहीं बच्चों, कुछ है नहीं इसमें। देखिए मॉड लिखिए, 100 -15 × 45 प्लस 4 × 5 = 20 यानी 5 - 5 ये भी कट गया। मॉड है तो मॉड 8। देखिए ख़त्म। ये क्या है, ये आ गया 55, 100 में से 45 गया 55, और मॉड 8। अब मॉड 8 का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब 8 से इसको भाग दीजिएगा और जो शेष आएगा वही। देखिए 55 है, 8 से भाग दे लीजिए, 8 × 7 = 56, नहीं 8 छक्का 8 छक 48, 49 50 5 55 यानी 7 आया शेष में। ये आपका क्या है, शेष आया ना, तो यही मॉड है बच्चों। मॉड पूछेगा तो हम क्या बताएंगे, 7 यानी कि शेष। शेष ही हमको बताता है कि मॉड कितना होता है। ठीक है ना, तो और कुछ नहीं, जो शेष आता है भाग देने पर जो मॉड के साथ लगा है उससे भाग दीजिए और जो शेष आता है उसको लिख दीजिए, वही आपका आंसर है। तो आपके विकल्प में ये दिया होगा। ठीक है ना, तो यही है और कुछ है नहीं मॉड का मतलब। आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए। ठीक है ना, 52 पत्तों की एक गड्डी से बिना बदले 52 पत्तों की गड्डी से बिना बदले एक एक करके पत्ते निकाले जाते हैं, करके पत्ते निकाले जाते हैं। तो पहला पत्ता इक्का और पहला पत्ता इक्का और दूसरा पत्ता बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, देखिए हम प्रायिकता आपको बताते हैं आज। 52 पत्ते हैं, कुल 52 पत्ते हैं, इतनी बातें समझ में आ गई। 52 पत्ते हैं बच्चों। अब आप ये बताइए, जब गड्डी होती है तो उसमें बादशाह या इक्का, तो पहले इक्का देख लेते हैं। इक्का की कुल संख्या 4 होती है कि नहीं होती है, और मैं यही कहूँ बादशाह की कुल संख्या 4 होती है। हर गड्डी में 4-4 इक्के, 4-4 बादशाह, सब 4-4 होते हैं। ठीक है ना, तो अब प्रायिकता की जब बारी आती है बच्चों, तो कुल पत्ते 52 हैं, तो अगर इक्के की निकालेंगे, इक्के की प्रायिकता, ठीक है ना, अगर इक्के की प्रायिकता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इक्के की प्रायिकता निकालनी है बच्चों, मैं नीचे लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 होता है हर गड्डी में और ये हो जाएगा 52। इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 1/4 एकम 4 4 4 एकम 4 4 3 12 1/13। ये आ गया हमारा इक्के की प्रायिकता। और दूसरा होता है बादशाह, तो बादशाह की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4 होता है और ये हमारा 51 हो जाएगा, क्योंकि 52 कुल गड्डी होती है जिसमें से इक्के की प्रायिकता हमने निकाल ली है, तो 51 गड्डी बची है अभी, तो ये हो गया 4/51, ये कटेगा नहीं, तो दोनों की प्रायिकता कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 1/13 प्लस 4/51
51, ये कितना हो जाएगा 4/13, 1 कम 13 का 3 हासिल 1, 13 × 5 = 65, 1 66, कितना हो गया 463। यही आपकी प्रायिकता है बच्चों दोनों की, इक्का और बादशाह की, ठीक है ना। चलिए, तो बस आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है बच्चों। आप लोगों की इसकी अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली क्लास में। मैं अविराज आपसे इजाज़त देता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।